रांची के अरकोरा चौक पर उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे नाश्ते की, स्नैक्स की, चाय की दुकानें, लोगों का आना जाना काफ़ी चौक चौराहे पे बढ़ा हुआ है। गाड़ियाँ चल रही हैं। मेरे सामने एक वेंडर जलेबी छान रहा है और मुझे काफ़ी पसंद है स्ट्रीट फूड्स को खाना। मुझे पता है कि कोई सा भी गलत कदम इन्फेक्शन मेरे में ला सकता है और उसका प्रभाव मेरी मेडिकेशन पे पड़ेगा। कुछ बार जब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक रहती है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि कुछ वैसे स्ट्रीट वेंडर्स के पास खा लें जहाँ थोड़ी साफ़ सफाई है, जहाँ हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि वक्त लिमिटेड है और अगर वक्त लिमिटेड है ज़िंदगी का, उसको थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए। आज शाम फ्रेंड्स के साथ कहीं गए तो उसके साथ एक इंस्टेंट रील, खाने में कुछ नया ट्राई किया तो उसकी इंस्टेंट स्टोरी। लाइफ का स्वाद इन्हीं छोटे छोटे मोमेंट्स में है। आजकल लोग एक एक दिन में कुछ सेलिब्रेट करने का ढूंढते हैं, वेट नहीं, और शायद सही भी है। क्यों ना हर पल को खुशी से जिए। इस इंस्टेंट वाली लाइफ में वक्त बहुत जल्दी अपना मूड बदल लेता है। थिंग्स आर अनसर्टेन। हर वक्त हमें ये ख्याल रखना होता है, थोड़ी सी भी असावधानी, थोड़ी भी गलती करेंगे तो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, हमारी जान जा सकती है। तो हमें अपनी तरफ से कोई भी वैसी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारी जान चली जाए। यह है BBC हिंदी का पॉडकास्ट कहानी जिंदगी की। सीजन 2 में कहानी है, जिंदगी है और जिंदगी को जीने की जिद भी। इस बार ये कहानी है रवि प्रकाश की। रवि प्रकाश BBC के जर्नलिस्ट हैं, रांची में रहते हैं। कुछ समय पहले इन्हें पता लगा था कि इन्हें टर्मिनल लंग कैंसर है, कैंसर जो ठीक नहीं हो सकता। इन्हें कहा गया इनके पास जीने के लिए शायद 18 ही महीने हों। अब 2 साल बीतने को हैं। कैंसर, मौत और जिंदगी, इस सफर पर रवि कैसे चल रहे हैं, यही जानेंगे हम उनसे। उम्मीद है इस राह में जितने लाइफ नोट्स बनेंगे वो हम सब के लिए अंधेरे में जुगनुओं की तरह होंगे, टिमटिमाते, रोशनी फैलाते। आप भी शामिल हो इस सफर में। क्या पता ये कहानी आपको आपकी जैसी भी लगे। इस सफर में आपके साथ मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। रवि, कैंसर से डील करना ये एक बहुत ही अजीब जर्नी है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मेरे केस में मुझे ब्लड कैंसर है, तो हर 3 महीने में एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के रिज़ल्ट के आने से पहले वाली जो रात होती है, मैं सो नहीं पाती हूँ, नर्वस रहती हूँ। और अगर ये कभी रिज़ल्ट टारगेट के आसपास भी होता है तो खुश होकर भी पूरी तरह खुश नहीं हो सकती, क्योंकि पता है कि अगले 3 महीने में रियलिटी जो है वो फिर बदलेगी। एक बार टेस्ट अच्छा आया, ख़राब भी हो सकता है अगली बार। तो सर पर एक तलवार लटकती है। देखिए, दरअसल जो कैंसर का इलाज है ना, तो ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। जैसे अगर मान लिया आप नंबर 3 पे हो, जहाँ पे एक सीढ़ी लगी है जो आपको सीधे लेकर नंबर 25 पे पहुँचा दिया सीढ़ी ने आपको, लेकिन पता चला कि 25 से जब आप ट्रैवल कर रही हैं 28, 29 या 30 पे, और 30वें खाने में कोई सांप बैठा हुआ है जो आपको लेके नंबर 1 पे डाउन कर सकता है। तो उसने नंबर 1 पे फिर से डाल दिया आपको। तो कैंसर का स्टेज 4 में ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट उसी तरीके का है। अब मैं आपको बताता हूँ अपने लास्ट विजिट की बात। तो मेरा जो स्कैन आया उसमें मेरी प्राइमरी ट्यूमर का साइज़ काफ़ी कम था, बट लगे हाथ मेरे डॉक्टर ने यह भी बताया कि CT स्कैन में ट्यूमर तभी दिखता है जब गांठ बनती है। मतलब कैंसर के सेल तभी दिखते हैं प्रोमिनेंटली जब उसमें गांठ होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर गांठ नहीं बनी है लेकिन सेल मैलिगेंट है, मतलब उसमें कैंसर है, तो वो CT स्कैन में नहीं आया लेकिन वो अंदर अंदर है। मैं थोड़ा भी उत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि ये ठीक सांप और सीढ़ी का खेल है। अगर इस बार का CT स्कैन मुझे सीढ़ी से कहीं लेकर जाता है तो 3 महीने बाद का CT स्कैन जो मार्च में होगा, हो सकता है कि वो CT स्कैन मुझे सांप की तरह फिर से ला के नीचे के खाने पे कर दे। वो एक तरीके के सांप सीढ़ी का खेल है
जिसमें बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली इलाज तो कराना ही है ना। तो मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मेरी ज़िंदगी जो है ना वो लीज पे चलती है, क्योंकि हर 3 महीने के बाद मेरे डॉक्टर मेरा सीटी स्कैन करके उसको देख के ये बताते हैं कि ट्यूमर कहाँ पे है और हमें आगे का ट्रीटमेंट क्या करना है। क्योंकि हर 3 महीने पे मेरे लाइफ का भविष्य निर्धारित होता है, फेट निर्धारित होता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी जो है ना वो लीज की ज़िंदगी है। और ये लीज कब तक कंटिन्यू करेगा मतलब ये मुझे नहीं पता। आई डोंट नो कि मैं कब तक इस स्टेटस में होऊंगा कि मैं अपने लीज को कंटिन्यू कराते रहूँ अपने डॉक्टर से। एक्चुअली दैट्स राइट, अनसर्टेनिटी इज़ पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी अनसर्टन होते हैं। आज ठीक है तो कल हालत कुछ और हो सकती है। कैंसर का मरीज जो सहता है, जिन चीज़ों को मैनेज करता है, उसको दूसरे लोग बहुत आसानी से नहीं समझ पाते। अनसर्टेनिटी तो हर वक्त आपके साथ है। आज ठीक है कल ख़राब हो जाएगा। मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है सिमरन जी कि मेरा एक दिन में सुबह ठीक है शाम को ख़राब हो गया। एक ही दिन में, जैसे सुबह जग रहे हैं तो मेरा चेहरा एकदम ठीक है और दोपहर बाद में तमाम रैसेस हैं, पूरे चेहरे पे पिंपल टाइप का निकला हुआ है, घाव है। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे बुखार होना, वोमिटिंग होना, उल्टी की टेंडेंसी, डायरिया होना, रैसेस होना बॉडी में, थकान लगना, एपेटाइट लॉस हो जाना, मतलब स्वाद चला जाना, खाना ही ठीक नहीं लगेगा आपको, नींद या तो खूब तेज़ आना या नहीं आना। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ज़्यादातर मरीजों में होते हैं। लेकिन इसके बाद भी कैंसर का हर मरीज एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसको अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो अलग तरीके से मैनेज करता है। हर वक्त हमें ये ख्याल रखना होता है कि हम कैंसर के मरीज़ हैं। थोड़ी सी भी असावधानी, थोड़ी भी गलती करेंगे तो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, हमारी जान जा सकती है। तो हमें अपनी तरफ से कोई भी वैसी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारी जान चली जाए। मैं अब रिस्क लेना नहीं चाहता, अपनी किसी हरकत से सर्वाइवल के बीच का रोड़ा नहीं बनना चाहता। मैं मैक्सिमम वक्त तक सर्वाइव करना चाहता हूँ। खान पान की जो बात है तो खाने में हाँ रिस्ट्रिक्शंस हमने खुद से लगाए हुए अपने ऊपर। तो आपका क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, आप ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड हैं, तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जो भी खा रहे हैं वो ठीक खाएं। हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है, चटोर कहते हैं। तो मैं वैसा ही इंसान हूँ, वैसा ही इंसान था। मुझे समोसे ठीक लगते हैं, मुझे जलेबी गरम गरम काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे चाट अच्छा लगता है, आलू की टिक्की का चाट। और जो स्ट्रीट फूड का जो मेरा स्वाद था वो ऑलमोस्ट उस पर रोक है। तो मैं क्योंकि मुझे माइंडफुल ईटिंग करनी है तो काफ़ी मिस करते हैं, लेकिन रोकना पड़ता है। अगर आपको अपनी लाइफ बचानी है तो मुझे थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, जीभ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने। रवि, जब मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ था उसके कुछ महीनों बाद मैंने दूसरे पेशेंट से बात करने की कोशिश की ताकि अपनी डिज़ीज़ को और बेहतर समझ पाऊँ। और ऐसा जब ढूंढने गई तो ऐसा लगा कि ये बीमारी तो अब हर जगह ही है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी रिमोट। कैंसर का जो मोर्टालिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 3 सालों का आंकड़ा आप देखेंगी, 2020, 2021, 2022 का, तो तीनों ही साल में ग्रोथ हुआ है मोर्टालिटी रेट में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री है उस पर रजिस्टर्ड हुआ है। कम से कम 3 लोगों को तो मैं जो मेरे करीब के हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनकी ओरल कैंसर में स्टेज 1 में उनका कैंसर पकड़ में आया, उनका ऑपरेशन हुआ और वो लोग ठीक हैं। मेरे एक दोस्त हैं जिनका 2018 में ओरल उनको माउथ कैंसर था, उनके कैंसर का ऑपरेशन हुआ स्टेज 1 में, और अभी 2023 से है वो काफ़ी फिट हैं, वो ठीक है। अभी मैंने रांची में कैंसर के एक मरीज, उनको लीवर कैंसर मेरे बाद में डायग्नोस हुआ, बहुत बाद में, पिछले साल मार्च में डायग्नोस हुआ, 4th स्टेज में ही डायग्नोस हुआ। वो कभी शराब नहीं पीते थे और उनको पता चला लास्ट स्टेज में। तो ये होता है कैंसर में। वो एकदम वो चल फिर रहे थे, उनका चेहरा थोड़ा सा मध्यम था। तो मैंने पूछा कैसी तबीयत है, तो सर तकलीफ़ थोड़ी बढ़ी है। तो मैंने कहा तकलीफ़ बढ़ी है, तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तो सर अभी मिलना है मुझे तो बताएंगे वो। और मुझे कहीं बाहर जाना था, मुझे इंदौर जाना था एक सेमिनार में। मैं जब लौट कर आया और मैंने उनको फ़ोन किया तो उनकी मिसेज़ ने फ़ोन उठाया और कहा कि भैया वो उनकी तबीयत ख़राब है, वो सोए हुए हैं।
और जिस दिन मतलब जिस रात मेरी बात उनकी वाइफ से हुई, नेक्स्ट मॉर्निंग उनका फ़ोन आया, खुद ही उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन किया, बोला सर इस तरीके का मामला है, मुझे डॉक्टर साहब का दूसरा कोई प्राइवेट नंबर हो तो वो भी दे दीजिए। तो मैंने उनको नंबर प्रोवाइड कराया और कुछ चीज़ें बताई। और उसी शाम मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, मुझे एडमिट होना पड़ा। मेरी सांस रुकने वाले से मैंने आपको जिक्र भी आपसे किया है पहले। और जब मैं हॉस्पिटल में था तभी मुझे ये पता चला कि मेरे बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उनकी डेथ हो गई। और ऐसे 2-3 और लोग हैं जिनकी डेथ हो गई जो इस दुनिया में नहीं है। उनमें से कुछ लोगों को मेरे से पहले कैंसर उनका डायग्नोस हुआ था, कुछ वैसे लोग थे जिनका कैंसर मेरे बाद डायग्नोस हुआ, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें कई बार आपको धक्का देती हैं, कई बार मुझे धक्का लगता है। मुझे दुख भी होता है जब मैं किसी के डेथ के बारे में सुनता हूँ, किसी कैंसर मरीज के। तो ऐसी कहानियाँ भी सुनी हैं। रवि, आप 2 साल से अपना कीमो करवा रहे हैं, 30 से ज़्यादा कीमो सेशंस के लिए आप जा चुके हैं। अब डर लगता है? कैंसर एक बीमारी है जिसका इलाज कठिन है। और जब मुझे कहते हैं मेंटेनेंस की कीमोथेरेपी है, तो मैंने डॉक्टर से एक बार पूछा कि सर ये कितना होता है, जैसे जो मरीज़ ठीक रहता होगा उसका कितना हो जाता हो, तो वो चलता रहता है, फिर भी कितना होता है 50-100? तो बोला सर 35-36-40 तक का तो मतलब है हमारे पास एग्जाम्पल, 50 से ऊपर नहीं बताया। और मेरे जो है ना कीमोथेरेपी हो गई है 34। और मैंने बहुत पहले लिखा था 6-7-8 महीने पहले कि मैं चाहता हूँ मैं शतक लगाऊँ कीमोथेरेपी की, सेंचुरी मारना चाहता हूँ कीमोथेरेपी पे। तो मेरे केस में कीमोथेरेपी जो दी जा रही है वो मेंटेनेंस की कीमोथेरेपी है, उसका क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। मेरा ट्रीटमेंट पैलिएटिव हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कीमोथेरेपी चाहे वो मेंटेनेंस के लिए हो, चाहे वो आपका क्योरेबल ट्रीटमेंट का पार्ट हो, कीमोथेरेपी इसलिए की जाती है ताकि कैंसर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल है, उनको श्रिंक किया जा सके, उनको नष्ट किया जा सके। और आज की तारीख में जब मैं कीमोथेरेपी के लिए जाता हूँ तो मैं ये समझ के जाता हूँ कि भाई कीमोथेरेपी हो रही है तो मुझे ठीक करने के लिए हो रही है, मेरे रेगुलर जीवन का हिस्सा हो चुका है। अब मुझे अब कीमोथेरेपी से भी डर नहीं लगता। अब मैं आपको ये बताऊँ कि अब कैंसर का सेल क्या है। तो मेरी नज़रिए में जो एक मरीज़ समझ सकता है वो ये है कि कैंसर, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को 3 बच्चे हों, 3 बेटे हों उसके, और 2 बेटे हैं खूब बात मान रहे हैं, और तीसरा बेटा कहता है कि नहीं पापा जो तुम कहोगे वो काम तुम नहीं करने वाले। वो कहते हैं ठीक है तुम कनॉट प्लेस चले जाओ, बोले नहीं कनॉट प्लेस नहीं जाएंगे, हम सरोजनी नगर जाएंगे। आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो कई सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, और सारी कोशिकाएँ आपकी बात को ओबे कर रही हैं। कुछ दिनों के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कैंसर का सेल जो है वो ऐसा सेल है जो बिगड़ा हुआ बेटा है आपका, मान लीजिए, वो आपकी बात नहीं मानता। आप कहते हैं भाई तुमको ख़त्म होना, कहते हैं नहीं हम तो ग्रो करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये कैंसर का सेल है। रवि के डायग्नोसिस को पूरे 2 साल हो रहे हैं। इस बीच वो 30 से ज़्यादा कीमो सेशंस के लिए जा चुके हैं। आप भी सुनिए रवि प्रकाश की एक ऑडियो डायरी जो उन्होंने अपनी कीमोथेरेपी के प्रोसेस के दौरान रिकॉर्ड की। याद की अपनी पहली कीमो सेशन। रांची के हॉस्पिटल से रवि की ये ऑडियो डायरी। लास्ट टाइम कौन सा? लास्ट टाइम यहाँ लगा था सर। अच्छा एक बार हो गया क्या? अभी तो मेरा 2 दिन पहले ही हुआ है, हम एडमिट हुए थे पेंडाइटिस करने का। ये मैं अभी एक सेमी प्राइवेट वार्ड में हूँ जहाँ 2 बेड्स हैं, बीच में पर्दे का एक पार्टीशन है, और मेरी दाईं हाथ में कैनुला लगाया गया है। और अभी प्री मेडिकेशन चालू है, मतलब कीमो की जो दवाई डाली जाएगी मेरे बॉडी में, उससे पहले का मेडिकेशन जिसमें डेक्सोना और दूसरी चीज़ें डालते हैं। मुझे याद है कि जब कीमोथेरेपी मेरी हुई पहली बार, पूरी रात में कई बार वॉशरूम गया। बाद में मुझे बुखार हुआ और सारी चीज़ें हुई, जो पोस्ट कीमो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हुए। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे फिर मैनेज हो गई, और वो कीमो मुंबई में मैंने चढ़वाया था। और अब साल 2023 है। एक सलाइन में दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, उसको मिक्स किया जाता है और फिर वो आपकी नसों में जाता है पाइप के ज़रिए। पिछले 2 साल से लगातार मैं कीमोथेरेपी पे हूँ। कुछ रैसेस होते हैं, कुछ घाव होते हैं, डॉक्टर्स उसका भी उपाय बता देते हैं और वो भी मैनेज हो जाता है। कीमोथेरेपी के लिए घर से अस्पताल तक आने में मुझे तकरीबन 50 मिनट लगते हैं, और मेरे साथ मेरी पत्नी होती हैं हर बार। इस बार भी वो मेरे साथ हैं।
ताकि हम कीमोथेरेपी करा के अपने घर वापस जा सकें। ये जो दवाइयाँ मेरी नसों में भेजी जा रही हैं दरअसल यही मुझे ठीक रखेंगी। तो इससे डरने का कोई वजह नहीं है इससे डरने की। तो मुझे मैं कीमोथेरेपी मेरी आदतों में शामिल हो गया है, मेरी दिनचर्या में शामिल है। मैं हर 21वें दिन हॉस्पिटल आता हूँ, अपना कीमो कराता हूँ और फिर मैं 21 दिनों तक ठीक रहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अब कीमोथेरेपी मेरे लिए रूटीन में शामिल एक मामला है। मुझे इससे डर नहीं लगता। रवि, वर्ल्ड कैंसर डे आसपास है। वैसे तो बहुत चीज़ों पर चर्चा होगी। एक चीज़ जिस पर मेरा ध्यान अक्सर जाता है वो है ये कि कितने केसेस में हम ये सोचते हैं कैंसर है, मतलब जिसको कैंसर हुआ है वही कॉज है। ये बड़ा ट्रैजिक है ये सुनना, और ये बड़ा सैड है कि लोग मरीज को ही ब्लेम करते हैं, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। ये एक दुखी करने वाला फैक्ट है। बार बार ये कहना होता है कि मैं नॉन स्मोकर था, नॉन स्मोकर हूँ और मुझे लंग कैंसर हुआ। वाई आई हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस? इसलिए क्योंकि लोग ये मानते हैं कि अगर वो लंग कैंसर का पेशेंट है तो निश्चित तौर पे सिगरेट पीता होगा। अगर किसी को ओरल कैंसर है, मुंह में कैंसर हुआ है, तो निश्चित तौर पे गुटखा खाता होगा। अगर किसी को लीवर कैंसर है तो वो निश्चित तौर पे शराब पीता होगा, अल्कोहलिक होगा। ये धारणा है सोसाइटी की। ये कारण भी है। मैं ये नहीं कहता कि ये स्मोकिंग या टोबैको या अल्कोहल की कम है, फिर भी ये कारण नहीं है कैंसर के कारण हैं। लेकिन सभी मरीजों को कैंसर होने का कारण उनका अपना बिहेवियर नहीं है या उनकी अपनी लाइफ स्टाइल नहीं है। इसलिए लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो ये एक बड़ा खराब फैक्ट है मैम। वर्ल्ड कैंसर डे फरवरी में आता है और इसलिए मैं एक नोट पढ़ना चाहता हूँ दूसरे कैंसर पेशेंट्स के लिए जिन्हें मैं नहीं जानता फिर भी जानता हूँ। अभी मेरी आवाज़ सुन रहे ज़्यादातर लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता, फिर भी एक अपनापन सा लगता है। मानो हम एक परिवार का हिस्सा हों, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि कैंसर के साथ रहते हुए आपकी सुबहें कैसी होती हैं, आपकी रातें कैसे गुजरती हैं, आप दिन में क्या करते हैं या फिर आपकी शामें कैसी हैं। ये पूरी तरह कॉमन तो नहीं, फिर भी हमारे बीच बहुत कुछ कॉमन है। मैं जानता हूं कि यह बहुत कठिन है, तकलीफ़ों के बुरे दौर से गुजर रहे हैं हम, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि हमने हथियार नहीं डाले, हम लड़ रहे हैं पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत। मैं जानता हूं कि जब लोग फ़ोन पर आपका हाल जानने की कोशिश करते हैं तो कोई अस्थायी जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कैंसर के मरीज की सेहत तो पहाड़ों के मौसम की तरह दिन में कई दफा बदलती है। सुबह मस्त, दोपहर खराब, लंच कर लिया तो डिनर कर पाएंगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं। कभी हीमोग्लोबिन कम, कभी सोडियम गायब। 2 साल से कैंसर के साथ रहते हुए मैंने इसे खूब समझा, फिर भी हम उम्मीद ही नहीं छोड़ते, हार नहीं मानते, डरते। संभव है हमारी बातचीत इसी पॉडकास्ट तक सीमित है। हम कभी व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिल पाए, लेकिन अगर कभी मिले तो वक्त शानदार हो। हम अपनी कहानियों के साथ होंगे, थोड़ा हंस तो लेंगे, खा पी लेंगे, बातें कर लेंगे। फिलहाल ही नमस्ते, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, गुड बाय। तो जैसा रवि ने कहा, इस पॉडकास्ट के जरिए हम मिलते रहेंगे। ये था एपिसोड मुझे और जीना है। अगला एपिसोड कैंसर से एक तरफा प्यार। कैंसर मेरे प्रेमी की तरह है, लेकिन ये तो एक तरफा प्यार है। वो मुझे चाहता है लेकिन वापस उसे प्यार नहीं दे सकता। ये है कहानी जिंदगी की सीजन 2, स्टोरी ऑफ एम्ब्रेसिंग लाइफ, स्टोरी ऑफ रवि प्रकाश, एन इंस्पिरेशनल हैंडबुक ऑफ लाइफ। हर शुक्रवार BBC हिंदी
और उसके सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, साथ ही एप्पल, जियो सावन, स्पॉटिफाई और गाना ऐप्स पर भी। इस शो की साउंड डिजाइनिंग और मिक्सिंग की अजीत सारथी ने। मिलेंगे जल्द। Until then, take care. This is Sumiran Preet Kaur signing out for this week.